हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए रीट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको लेवल 1 के बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे। 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आप साथ ही साथ करते चलिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने जवाब जानते थे। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो आइए दोस्तों मनोविज्ञान के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। तो पहला है, मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो मानव विकास जो होता है दोस्तों वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, याद रखिए दोस्तों। ठीक है। अगला, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो क्या अवलोकित हो सकता है दोस्तों उनमें? कि ऑप्शन बी दोस्तों, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। किसी का सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो बच्चे की बुद्धिमानी, उसका बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो ये किया था दोस्तों एबिंगहॉस ने, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है शैशवावस्था। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह किसका उपयोग करता है? वह उस समय दोस्तों किसका उपयोग कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों अनुमानी विधि का। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। अनुमानी विधि का वो प्रयोग कर रहा है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों। अगला है, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को दोस्तों सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन में चुनना है दोस्तों। तो सही कथन है इनमें से कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जिसका होता है वे वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे?
तो ये रखेंगे दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ये बच्चों का मूल्यांकन किस द्वारा होना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन हमेशा दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य सही है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है 16 पीए परीक्षण। 16 पीए परीक्षण जो है दोस्तों वो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? बार बार पूछा गया है दोस्तों रीट के एग्जाम में। तो इसका जवाब होगा दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है आर एम गेने। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा आर एम गेने, याद रखिए। अगला देखिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था पावलोव द्वारा। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इससे तात्पर्य है विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों अधिगम को? ये करता है चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। यह अधिगम को प्रभावित करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जो जवाब होगा। ठीक है, चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में अधिगम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों प्रवर्धित वाक द्वारा जो है हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है,
अगला, भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी दोस्तों ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, याद रखिए। अगला देखते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में दोस्तों कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है? तो यह प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है। अगला, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कि व्यक्तित्व विकास के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। व्यक्तित्व दोस्तों आंतरिक और व्यक्तित्व बाहरी रूप दोनों में होता है। तो ऑप्शन डी इसका असत्य जवाब होगा दोस्तों। असत्य कथन हमें बताना था, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता। ऑप्शन डी दोस्तों, यह सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को कैसा होना चाहिए? शिक्षिका को दोस्तों हमेशा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या किया जाए? यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए तो बालक जो है अधिक सीखता का दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? किसके कल्याण से संबंधित है दोस्तों? तो यह विकलांग व्यक्तियों से संबंधित। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो ये करेगी दोस्तों कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ऑप्शन ए दोस्तों। चलते हैं अगले पर कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो ये हैं दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर किसकी ओर संकेत करता है? तो यह संकेत करता है दोस्तों सीखने का आकलन। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। अगला, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे दोस्तों हम अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी दोस्तों।
ठीक है, चलते हैं अगले पर कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। हमेशा शिक्षक को गृह कार्य की जांच जो है दोस्तों वो नियमित रूप से करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी रूप से विप्रेरित है। किस प्रकार से विप्रेरित है दोस्तों ये? ऑप्शंस आपके अनुभविक, व्यक्तिक, आंतरिक, बाह्य। तो वह किस प्रकार से दोस्तों? ये है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो सच नहीं है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये सच नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है दोस्तों बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ए बी सी इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ए बी सी। ठीक है, अगला देखते हैं, कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। क्योंकि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। क्योंकि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऑप्शन ए बी सी दोस्तों इसके जवाब होंगे। इसके कारण है, तो ऑप्शन ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? ये नहीं होना चाहिए, याद करना। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन जो है क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं ऑप्शन डी सीखने के समान आकलन। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। स्व आकलन है सीखने के समान आकलन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले पर, कि राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है, वह कौन सी है? तो इसका नाम है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं,
कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो किस में हो सकता है दोस्तों, बताइए। यह हो सकता है अवलोकन और विलेखन द्वारा, अभिव्यक्ति द्वारा और विश्लेषण द्वारा। ए बी सी इसके सही जवाब होंगे दोस्तों। ए बी सी कहाँ पर है, देखिए ए बी सी है दोस्तों ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठक के स्तर में वृद्धि होती है? यह होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? जो जल प्रसारित रोग नहीं है दोस्तों वो नहीं है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए डी इसका जवाब होगा। और सारे जो हैं हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये जल प्रसारित रोग हैं दोस्तों। अगला देखिए कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। तो प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं दोस्तों, ये है मिमीनीमाता एवं फ्लोरोसिस। ऑप्शन डी दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखते हैं कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु ये है दोस्तों मैग्नीशियम। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थिति की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे दोस्तों हम एंडेमिक। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है? तो ये नहीं होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन डी। अगला देखिए कि जलमणि कार्यक्रम का संबंध किससे है? जलमणि कार्यक्रम का संबंध है दोस्तों, यह है ग्रामीण विद्यालयों में जल शुद्धि उपचारक यंत्र लगवाने से। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो जोन के संबंध में सही कथन है दोस्तों यह है जोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है,
अगला 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन ए से, संधारणीय विकास से। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो ये है दोस्तों प्लवक, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, कचरे को जला दें, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ये ग्रीन गुड डीड यानी कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, ये कि कचरे को जला दें। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, एक सबसे छोटी से बड़ी तरंगदैर्घ्य का सही क्रम क्या है? छोटी से बड़ी तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, सबसे पहले पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त। ऑप्शन बी दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों मशरूम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जिसे कहते हैं के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये है दोस्तों 55 डेसिबल, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अगला, जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए। ए में जो है दोस्तों वो क्या डाला गया है? पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट डाला गया है। ठीक है दोस्तों। यानी जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट जो होता है वो ए में और पुनः चक्रित वो बी में। तो रंग बताने हमें दोस्तों वो है ऑप्शन डी। ए है जो वो हरा है और बी जो है नीला है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, वायुमंडलीय हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? ये होता है वायुमंडलीय द्वारा अवरक्त किरणों के, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु नहीं है दोस्तों कृष्ण मास्टर, ऑप्शन सी। पल्सर, बंगूर तारा, कवासर जो है खगोलीय वस्तुएं हैं।
अगला देखिए कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है कौन सा है? तो ये दोस्तों भारत की माउंटेन रेलवे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए कि बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? यह होती है दोस्तों बायोगैस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन हमें चुनना है दोस्तों। तो इसमें गलत कथन है दोस्तों कि कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों का माप है। नहीं दोस्तों, जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं वो क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन इसमें आयु मापने के लिए किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट का उपयोग जो है किसी की आयु, किसी को उम्र जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, न कि उत्सर्जित हरित गृह गैसों का माप करने के लिए। दो गलत कथन, ऑप्शन बी। और अंतिम देखिए दोस्तों कि भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका नाम है बांस, ऑप्शन डी दोस्तों। ये जो है वृक्षों की सूची में से इसको निकाल दिया गया है, बांस पौधे को, ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। कमेंट करके अपने जो है ना मार्क्स दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और आरएस नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।